जी, वेलकम व्यूअर्स, मैं हूँ अनीस फ़ारूकी और इस वक़्त आप मुझे मेरे चैनल पे देख रहे हैं और सोच रहे होंगे कि अनीस फ़ारूकी थोड़े-थोड़े दिन के बाद गायब हो जाता है, फिर आ जाता है। असल में मेरे साथ जो मेरा स्टूडियो है, हम उसको रेनोवेट कर रहे थे, कुछ चीज़ें चेंज हो रही थीं और उसकी वजह से हमारा इंटरनेट भी कटा हुआ था, हमारा कैमरे भी बंद पड़े, डब्बों में बंद पड़े थे, रंग-रोगन हो रहा था, तो वो इसलिए हम थोड़ा-सा डिले हो गया, माज़रत। लेकिन अब हमारा दोबारा से सिलसिला शुरू हो जाएगा और हम आपके साथ बातचीत करते रहेंगे। हम आज अपने मेहमान के साथ हाज़िर हैं और मेहमान को लेकर आपसे बात करेंगे बहुत सारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में, थोड़ा-सा इंटरनेशनल भी बात करेंगे और मेहमान जो हैं वो हमें बराह रास्त पड़ोस से हिंदुस्तान से जॉइन करेंगी। अंबर ज़ैदी, आप जानते हैं सब उन्हें अच्छी तरह से उनको वेलकम करते हैं। अंबर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार। कैसे हैं कैसी हैं आप? जनाब? मैं ठीक। आप भी सोच रही होंगी अनीस फ़ारूकी कहाँ गायब है? और दो जी, मेरे मैं सोचती व्यूअर्स। हूँ अक्सर आप बीच-बीच में गायब हो जाते हैं। जी। तो मैं यहीं होता हूँ। अब सूरत-ए-हाल ये है कि वो हमारा स्टूडियो रेनोवेट हो रहा था, मैंने बताया, तो उसमें हम ने अपना नया सेटअप बना लिया है और अब हम बाकायदगी से यहाँ आया करेंगे। तो पहले आप इस सीज़न नेक्स्ट सीज़न जब शुरू हुआ है, ये इसमें आप पहली मेहमान हैं। तो चलिए, बहुत-बहुत अच्छी शुक्रिया। शुरुआत की हाँ, आपने। हाँ। अच्छा, इंडिया से हम किसी अपने जर्नलिस्ट दोस्त को जब लेते हैं तो पहले तो हमें कोई डर खौफ नहीं होता था। अब ये हुँ, होता है कि कुछ पता नहीं है कि ये रॉ का एजेंट ना निकला है और इसकी जो ट्विटर पे वीडियो ना चल रही हो। हमारे एक वो कौन है, वो शर्मा साहब की भी चल रही थी पिछले दिनों बहुत। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा जी। साहब, हाँ, वो बड़े। तो वो अब मैं उस पे क्या बात करूँ, मुझे खैर इस पे हम बाद में बात करेंगे। जो इस वक़्त कंडीशन है खित्ते की, जो रीजन की हमारी सूरत-ए-हाल है, जिसमें अफ़गानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, इसमें हमें जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो फ़ोकस क्राइसिस, वो इकोनॉमी होती है। हुँ, बाकी चीज़ें तो उससे रिलेटेड होती हैं, चाहे वो जंग हो, चाहे वो आपसी लड़ाई हो, चाहे वो न्यूक्लियर वॉर हो, चाहे वो ज़बानी हवा मुँह की फायरिंग हो, लेकिन इकोनॉमी वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और पाकिस्तान इस वक़्त एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुज़र रहा है, तो उस पे थोड़ी-सी हम बात कर लेते हैं। आप किस तरह से देख रही हैं और मेरी क्या 2 सेंस हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जी। जी, देखिए अगर पाकिस्तान की हम अगर इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो काफ़ी लंबे अरसे से एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके सामने भी एक बड़ा चैलेंज रहा है। इमरान खान की बात करें तो उनके सामने भी यही था क्योंकि वो आए दिन इधर-उधर के दौरे किया करते थे और पर्पस यही होता था कि किसी न किसी तरह से फंड आए और पाकिस्तान को या हम पूरे देश को चला सकें। लेकिन इसके पीछे अगर हम देखें तो वो एक विज़न इकोनॉमी को लेकर कभी पाकिस्तान की जो लीडरशिप है या जो भी सत्ता में इक़्तिदार में जो लोग रहे हैं, उनका कभी ये नहीं रहा कि हम इसको एक परमानेंट सॉल्यूशन क्या हमारे पास होना चाहिए। अगर इनफैक्ट अगर हम अभी वापस वतन की तरफ आए हैं नवाज़ शरीफ, उनकी तरफ से भी अगर देखा जाए तो उनकी तरफ उनकी पार्टी की तरफ से या उनका जो पहला आते ही जो आवाम को लेकर वादा किया गया, वो यही है कि हम इकोनॉमिक रिवाइवल करेंगे, आवाम क्योंकि वहाँ पे आवाम की चीखें निकली हुई हैं, लोगों के पास 2 वक़्त की रोटी जुटाना मुश्किल है। एक मतलब एक क्राइसिस के दौर से पाकिस्तान गुज़र रहा है और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो जिसपे हम बात नहीं कर सकें या इस पे कोई बिल्कुल। कॉन्ट्रडिक्शन हो। लेकिन सवाल यही है कि ये कोई अगेन कोई नया मुद्दा नहीं है, किसी भी लीडर के पास इसको लेकर कोई सॉल्यूशन नहीं रहा या इनफैक्ट जब से हम पाकिस्तान की पैदाइश से लेकर अब तक की बात करें, तो इकोनॉमी को लेकर या एक डेवलपमेंट को लेकर कभी भी वो एजेंडा उनके पॉलिटिकल उस पे नहीं रहा है कि हाँ, हम आगे पाकिस्तान में इस तरह से डेवलपमेंट करेंगे, इस तरह की फैक्ट्रीज़ होंगे, इस तरह के काम होंगे, लोगों को किस तरह से हम एक एजुकेशन का भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो सारी चीज़ें पैरेलली हमें एक सिस्टम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है ताकि हम आगे बढ़ सकें और आवाम को हम एक बेहतर देश दे सकें। तो सही। ये कमी पाकिस्तान में नज़र आई है, जिसका ख़मियाज़ा आज वहाँ के अवाम को भुगतना पड़ रहा है हुँ, और लीडरशिप की तो ऑफ़ कोर्स कमी रही, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आवाम भोली रही है या जो हुँ। उनको इस्लाम के नाम पर दीन का जो चूरन चटाया गया, उनको वो चूरन चटाकर उनको अंधा रखा गया। कश्मीर का वादा, कश्मीर का एक ख्वाब दिखाते रहे कि हम कश्मीर लेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो इस तरह के वादों, इस तरह के दावों से आवाम को उनके जो बेसिक उनके राइट्स थे,
उससे दूर रखा गया। मुझे लगता है कि अभी पाकिस्तान के सामने एक बड़ा चैलेंज इकोनॉमिक क्राइसिस है या इकोनॉमिक रिवाइवल की बात की जाए। तो आने वाले इलेक्शन में मुझे लगता है कि नून लीग के सामने भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा और देखते हैं कि आगे इस पे क्या पाकिस्तान बिल्कुल। की जो आने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या सत्ताधारी पार्टी के इक़्तिदार में जो रहेंगे, वो क्या कर सकते हैं और किस तरह की एक विज़न इसको लेकर अ, आगे नज़र आता है। बिल्कुल। इसमें बस थोड़ी-सी मैं चीज़ ये ऐड करूँगा कि आपने कहा कि इकोनॉमी को लेकर ये किसी का मुद्दा नहीं रहा, एजेंडा नहीं रहा, तो रहा है, ऐसी बात भी नहीं है। चाहे वो परवेज़ नहीं, मुशर्रफ। मेरा मतलब ये नहीं कि एजेंडा नहीं रहा। हुँ। वैसे बातें बहुत सारी रही, लेकिन एक नहीं, प्रॉपर पॉलिसी, एक नहीं। विज़न नहीं रहा कि हाँ, हम ऐसा करेंगे तो फिर मैं आगे वही उसका वही ये वही है, बता रहा हूँ कि जो डिलीवरेंस स्टेप की बाय बात है स्टेप। या जी। डिलीवरेंस की बात है या ये कि वो हुँ, हमारी टॉप प्रायोरिटी हो, तरजीह में हमारे नंबर हुँ, 1 हो। अगर हम देखा जाए चाहे वो सिविल गवर्नमेंट नहीं भी थी परवेज़ मुशर्रफ की, तो वो एक इकोनॉमिक रिवाइवल लेकर आए और उन्होंने उसको अपना टॉप प्रायोरिटी बना के इस मुल्क को जो है उन्होंने लगाया और उनके दौर में बेस्ट हमारा इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स थे वो थे। इसी तरह से अगर आप नवाज़ शरीफ के जो 2 पिछले अदवार हैं जो कि 2018 में ख़त्म हुए हैं और उसमें इसहाक़ डार वज़ीर ख़ज़ाना थे हमारे, उसमें भी उन्होंने जो अपने एजेंडे पे टॉप पे लिस्ट पे ख़ज़ाने और इसको मुल्क को इकोनॉमी को ही रखा और वो हमारी जो जीडीपी का बार था वो ये इस माइक तक था जो कि इमरान खान यहाँ तक बेस तक छोड़ के गए। तो उन्होंने रखा और ये एक ऐसा प्रेसिडेंट्स हैं जो जिससे हमें उम्मीद मिलती है कि अब आने वाले दौर अगर इनको दिया जाता है जो कि नज़र आ रहा है कि ये सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी आई डोंट नो लेकिन ये कि सिंपल तो बहरहाल इनको मिल ही जाएगी या दिला दी जाएगी। तो वो उसमें ये एक अपना जो टॉप प्रायोरिटी जो कि रखी जाएगी इन्होंने रखी भी जब इनको ये बीच में 1 साल का मिला शहबाज शरीफ को और फिर ये इंटरिम गवर्नमेंट अनवर काकड़ साहब की आई, इन्होंने भी रखी। अब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आएगी, जो भी उसका लीडर होगा, सरबराह होगा, टॉप प्रायोरिटी इनकी इकोनॉमी है। इनकी प्रायोरिटी और कुछ नहीं है। ये नहीं है कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम लाना है, ये नहीं है कि मुल्क में कश्मीर को आज़ाद कराना है या इसके साथ यूँ लड़ना है अफ़गानिस्तान, भारत, नहीं। टॉप प्रायोरिटी ये है कि पहले अपने घर के मामलात को ठीक किया जाए। जब तक आप इस ह्यूज, ह्यूमंगस, जायगेंटिक क्राइसिस से बाहर नहीं निकलेंगे, मैं समझता हूँ कि ये अक्लमंदी नहीं होगी कि आप किसी और जानिब सोच भी सकें। सो दिस दिस शुड बी द वन। अब मुझे नहीं पता कि ये नहीं, मैं होगा या नहीं। आपकी बात से जो आपने बोला है मैं उससे एग्री करती हूँ। ये बात मैं खुद भी जानती हूँ कि पाकिस्तान की जितनी भी लीडरशिप रही है उन्होंने इकोनॉमी को लेकर आवाम के सामने बड़े-बड़े वादे रखे हैं। वादे लेकिन किए। जो मेरा पॉइंट था, जो मेरा कहने का मकसद था कि ग्राउंड पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर नज़र नहीं आया कि इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं या एसएमईज़ हों, छोटे कारोबार हों, उनको बढ़ावा मिले या जो ह्यूमन कैपिटल है उसको हम इस तरह का बढ़ते हुए एक सरकार की या गवर्नमेंट की पॉलिसी नज़र आएगी कि इस तरह के बच्चों को हम ये स्किल देंगे, ये पढ़ाएँगे, हुँ, उनको इस यहाँ पर लगाएँगे। तो वो हुँ, एक ओवरऑल एक विज़नरी पॉलिसी नज़र नहीं आई डेवलपमेंट को लेकर, ये मेरा कहने का मकसद था, जी, जो अभी भी आई थिंक मुझे लगता है आप एग्री करेंगे क्योंकि ये वहाँ पर कमी नज़र आती है। अगर हम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो वहाँ पर कई तरह के चलते हैं, मदरसा एजुकेशन भी है, अलग-अलग अलग-अलग जगह नज़र आती है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ वहाँ पर खुल गई हैं। हुँ, उन बच डिग्रीज़ लेकर बच्चे निकल रहे हैं, उनको कहाँ पर उनकी खपत होगी, उनको कौन से काम मिलेंगे, कहाँ पर नौकरियाँ मिलेंगी। तो हुँ, एक ओवरऑल एक सिस्टमैटिक वो चीज़ें नज़र नहीं आती कि हाँ, हम ऐसा करेंगे तो आगे बच्चों को यहाँ पे लगाएँगे। हुँ, जैसे कि हम भारत में देखते हैं कि हर एक चीज़ को लेकर, ख़ास तौर से डेवलपमेंट को लेकर एक विज़नरी पॉलिसी हमें नज़र आती है, जिसका नतीजा आज हम भारत को दुनिया में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो जी। वो मेरे कहने का मतलब वो था कि वो विज़न लैक विज़न करता से है ज़्यादा विज़न से ज़्यादा अंबर मैं समझता हूँ कि दी कॉन्टिन्यूटी जो तसलसल होता है पॉलिसीज़ जी, का, गवर्नमेंट्स का और डेमोक्रेसी का, सिविल सुप्रीमेसी का, ये 3-4 चीज़ें हुँ, मिलके ही फिर आपको जो है वो एक पॉलिसी देती हैं लॉन्ग टर्म, क्योंकि कोई भी जो है एब्सोल्युटली। वो शॉर्ट टर्म कलीलुल मुद्दती या तवीलुल मुद्दती या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जो है हुँ, प्लानिंग के बगैर नहीं चल सकता और यही एक थोड़ा-सा ड्रॉबैक रहा है। तो अब हुँ, हर कोई अपना-अपना एक बयानिया या डॉक्ट्राइन लेकर आता है। वो हुँ, कहते हैं कि जी हमारा डॉक्ट्राइन ये है। ज़िया-उल-हक मैं हमेशा ये मिसाल देता हूँ, ज़िया-उल-हक आए, इस्लामी निज़ाम बना देंगे, सही मानों में इस्लामी रियासत। मुशर्रफ आए, मैं रोशन ख़याल पाकिस्तान बना दूँगा। बाजवा साहब आए, वो नया पाकिस्तान बनाने के लिए चल पड़े थे। तो ये जो बयानिए आते हैं, ये 3-3 साल के जो हमारे अफ़सर आते हैं, ये लेकर आते हैं। इसमें कहीं पॉलिटिकल विज़डम और कॉन्टिन्यूटी शामिल नहीं होती, ये एक ड्रॉबैक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या आगे ये ऐसा होगा? अब हमें नज़र नहीं आता कि सिवाय डेमोक्रेसी के और कोई हल है इस मुल्क का। एक तो ये हो गई।
अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने देखा कि हम एक क्राइसिस से गुज़रे पिछले दिनों। एक तो हुँ। कोविड गुज़र गया ना हमारे ऊपर, वो तो कोविड जी, तो पूरी उसके बाद दुनिया पे दूसरा आया था। कोविड आया आपके लेकिन एक ऊपर। एक को एक हमारे पास सुनामी के नाम पे कोविड आया था, जो कि इमरान खान की सूरत में आया था, और वो अ, उसके जाने की वजह 9 मई ठहरी। तो ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, आप लोग भी वहाँ से मॉनिटर कर रहे थे अपनी डेस्क पे जी। बैठ के, तो कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, अगर मैं इस चीज़ को अगर मैं अपने देश में इमेजिन करने की कोशिश करूँ तो मैं नहीं कर भी नहीं पाती क्योंकि हमारे यहाँ आर्मी को लेकर एक अलग ही सेंटिमेंट लोगों में नज़र आता है। वो पाकिस्तान में एक अलग तरह का आर्मी को लेकर है क्योंकि आर्मी कहीं न कहीं जो पॉलिटिकल सिस्टम है या एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें पाकिस्तान आर्मी का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन है। लेकिन एनीवे जो कुछ भी हुआ उसको हम किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आम लोग इस तरह से जो भी इदारे हैं उनको इस तरह से अटैक किया जाए, चीज़ों को तोड़ा जाए। ये किसी भी शब्दों में इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन वही है कि हम अगर इमरान खान को देखते हैं तो इमरान खान को जिस तरह से पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में मिली और कहीं न कहीं उनमें वो पॉपुलर हो सकते हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हो सकते हैं, आवाम के बीच बड़े मकबूल हो सकते हैं, लेकिन उनमें वो लीडरशिप क्वालिटीज़ नज़र नहीं आई। वो एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन मैं उनको नहीं देख पाई जो उनका टेन्योर रहा, क्योंकि जिस तरह के कदम उन्होंने उठाए या जिस तरह से उनको अभी उनके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं, वो उनकी वज़ह से क्योंकि शायद उनका वो विज़न नहीं रहा, वो इतने स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं रहे कि अपने आस-पास के लोगों को ऑब्ज़र्व कर पाते कि किस तरह से उनको यूज़ किया जा रहा है, जिसके नतीजे में उनके ऊपर केसेस चले। लेकिन जो उन्होंने ओवर एस्टिमेट किया खुद की वर्थ को या जो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट है उसको लेकर के वो अब शायद इतने ज़्यादा मकबूल हो गए हैं कि शायद वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में एकदम ऐसा तख्ता पलट कुछ कर सकते हैं और जिसकी बातें हम लोग अक्सर किया करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान के जो पूरा सिस्टम है या एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें से एस्टेब्लिशमेंट के इंटरवेंशन को थोड़ा कम किया जा सके तो शायद पाकिस्तान में हालात बेहतर हो सकते हैं या डेवलपमेंट हो जाए या सूरत हाल बदल जाए। ऐसा कुछ जो बातें किया करते थे शायद इमरान खान ने उसको बहुत सीरियसली लिया और वो करने की कोशिश की और शायद वो मुझे लगता है कि वो ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ और मुझे लगता है कि वो तरीका बिल्कुल सही नहीं था। अगर आप में इतना दम है तो आप वो क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं तो हालाँकि पाकिस्तान में ये भी मुमकिन नहीं क्योंकि ऐसा भी नहीं वहाँ पे होता। जिसको एस्टेब्लिशमेंट चाहता है उसी को चुनकर आगे प्राइम मिनिस्टर बना देता है और ऐसा भी देखते हैं कि शायद ही किसी का टेन्योर भी पूरा हो पाता है। तो शायद इमरान खान ने खुद को बहुत सीरियसली ले लिया और अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर गए और जिसके नतीजे में हमने 9 मई वाली घटना देखी जिसको ऑफ कोर्स मैं एक पैट्रियट इंडियन या कोई भी जो भी नेशनलिस्ट हो किसी भी देश में, उसको हम किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते। जी, और मेरा मेरा भी यही मानना है कि हुँ, इमरान खान कि लाख पॉपुलर हों, लाख उनके अपना एक विज़न हो और लाख वो सच्चे आदमी हों, खरे आदमी हों, मैं तो कहता हूँ। ईमानदार आदमी हैं, मुत्तकी, परहेज़गार, सूफ़ी, बुज़ुर्ग जो भी हों। लेकिन एक रेड लाइन होती है किसी भी कौम में, जो 9 मई को हुआ, वो बरतानिया में, हिंदुस्तान में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में सोचा नहीं जा सकता, ट्रीज़न में आता है। वो स्टेट इंस्टीट्यूशन पे आप उँगली नहीं उठा सकते। अच्छा, ये तो उँगली उठाने की बात हो गई, बात करने की हुँ, बात हो गई, झंडा जलाने की बात हो गई। मैं यहाँ इमरान खान ने तो क्या सोचा था कि वो एक रिवॉल्ट लेकर आने वाले हैं। आपने कहा तख्ता धड़न तख्ता करने जा रहे हैं, और किसका? कि फ़ौज के अंदर। वो उतने कॉन्फिडेंट थे कि उनको फ़ोन आ रहे थे कि अब आपने इस रास्ते से जाके कोर कमांडर हाउस को जला देना है, घबराना नहीं है आपने। आपने घबराना नहीं है, आपने जाके जला देना है, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं, और ये जो चीफ़ आने वो उन्हीं वाला का है। डायलॉग उन्हीं के ऊपर चेप रहे थे उनके जी, आस-पास के लोग जी, 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 जी। तंगू-मंगू, तो वो जो चीफ़ आने वाला घबराना है, नहीं है। हम उसको उल्टा कर देंगे, हमारे पास बहुत पावर है। तो ये इमरान खान ने जो किया काम, ये शायद वो अपनी देखिए ये बात एक जो कहावत कही जाती है हमारे इंडिया पाकिस्तान में कि स्टेट से बड़ा कोई भी गुंडा नहीं होता। अगर स्टेट अपनी पे आ जाए तो बड़े-बड़े गुंडों को उखाड़ के फेंक सकती है और जी। 2 मिनट में सारा कुछ कर सकती है। तो शायद उन्होंने स्टेट की ताकत को स्टेट मतलब पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने उसकी ताकत को मुझे लगता है नज़रअंदाज किया है। शायद उनको इतना अंदाज़ा नहीं था। हुँ। पता नहीं किस शायद वो कुछ जैसे इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि कुछ सूंघते-ऊँघते तो हो सकता है उसी असर में वो होंगे जो आप तक 9 भी वाला। खबरें पहुँच ही गई यानी कि। सूँघने वाली खबरें, अब हमें नहीं मालूम उसमें कितनी सच्चाई है।
लेकिन दूसरी तरफ अब मैं आता हूँ, जब अब इमरान खान की बात हो ही रही है, आप जी। लोग कैसा देखते हैं कि अगर जनवरी-फरवरी में जब भी इलेक्शन होते हैं, वेयर डू यू हुँ। थिंक पीटीआई एंड इमरान खान्स पीटीआई एंड इवन इमरान खान हिमसेल्फ इज़ स्टैंडिंग? देखिए, इमरान खान अभी अगर जो इमरान खान की मौजूदा हालात हैं, उन पर बहुत सारे केसेज़ हैं, वो जेल में हैं और उनकी रिहाई तो मुमकिन नज़र नहीं आती और जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने जो एक खला था उनका भरने के लिए नवाज़ शरीफ को वापस पाकिस्तान बुला लिया है और जो उनकी वापसी है, वो ये अपने आप में ही इस बात की गवाही देती है कि अगले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के नवाज़ शरीफ होने वाले हैं। इलेक्शन चाहे हो एक एक्सरसाइज़ रहेगी, लेकिन अगले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के नवाज़ शरीफ होने वाले हैं। तो ये लेकिन अगर जो पॉपुलैरिटी के ग्राफ पे जाएँ तो इमरान खान को एक एज़ इंडिविजुअल कैंडिडेट देखा जाए तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और यूथ उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है और ख़वातीन उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। हालाँकि बहुत कुछ 9 मई के बाद बहुत कुछ बदला, बहुत सारे लोगों के सॉफ्टवेयर अब अपडेट किए गए, बहुत सारे जो पीटीआई के सीनियर लीडर्स थे, बड़े लीडर्स थे, उन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया, कुछ लोगों ने पूरी तरह से पॉलिटिक्स ही छोड़ दी। लेकिन अभी पीटीआई को अगर एज़ होल पार्टी देखा जाए तो अभी कहीं न कहीं वो काफ़ी पिछड़े हुए नज़र आते हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल जिस तरह से नून लीग की हम वापसी देख रहे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पंजाब में भी देखते हैं कि नून लीग की काफ़ी मकबूलियत है। तो उसको देखते हुए जो सूरत-ए-हाल और जिसका एस्टेब्लिशमेंट का हाथ जिसके सर पर है, वही इक़्तिदार में है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए तो नवाज़ शरीफ अगले प्रधानमंत्री बन चुके हैं सिर्फ़ इलेक्शंस की एक एक्सरसाइज़, एक फ़ॉर्मेलिटी होनी बाकी है। अच्छा, तो जो नंबर्ड गेम है पाकिस्तान में, जिस वजह से इमरान खान 2018 में प्लेट में रख के उनको इधर से पकड़ के, उधर से पकड़ के नंबर हुँ, पूरे करके दिए गए थे, अब वो तो होने जी। जा नहीं रहा है। तो लेकिन बहरहाल ये भी नहीं होता कि जब पार्टी है वो ख़त्म हो जाती है। चूँकि मियाँ नवाज़ शरीफ और पीएमएलएन को माइनस कर दिया गया था और एक वैक्यूम पैदा किया गया था, तो उस वैक्यूम का एडवांटेज लेते हुए उस खला को पुर किया गया पीटीआई के ज़रिए 2018 में पूरी आबो-ताब के साथ, जिसमें जज, जर्नैल और जर्नलिस्ट का एक ट्राइका बना और उसमें उन्होंने उनको उसको बलून में हवा भरी थी। तो उस बुनियाद पे वो आ गए थे। फिर उनको कराची से 11 सीटें, इधर से 10 सीटें, उधर से पंजाब से करके उनको पूरे नंबर करके दिए गए कि जाइए शेरवानी पहनिए। अब ये होने तो वो जो जा नहीं रहा है। एस्टेब्लिशमेंट ही मुमकिन करती है ना, जिसको चाहे वो बना दें। हाँ, थोड़ा शेरवानी का तो साइज़ आवाम, थोड़ा टेलर इंजीनियरिंग, टेलर जो है दोनों ना, ही वो चीज़ें। एक फ़ौजी एग्ज़ैक्टली। टेलर है, वो सीता है शेरवानी की, आप किस साइज़ की सीनी है। लेकिन अब अगर इलेक्शन होते हैं, जेन्युइनली अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होते हैं, तो जेन्युइनली पीटीआई फिर भी नंबर्स लेगी, लेकिन अब वो, मुझे तो ये लगता है, जो मेरे सेफ एनालिसिस है, कि शायद वो ऑफ़िशियल ऑपोज़िशन का भी स्टेटस हासिल ना कर पाए, नंबर ज़रूर लेगी। इमरान खान कहीं एब्सोल्युटली, से, आई एग्री विथ यू ऑन दिस। हाँ, इमरान खान कहीं से भी लड़े, इमरान खान इमरान क खान तब की भी वो जीत जाएँगे। इंडिविजुअल हाँ, पॉपुलैरिटी की बात हाँ। एक अलग है, लेकिन पीटीआई एज़ होल पार्टी तो काफ़ी पीछे नज़र आती इज़ है। एज़ जिसे कहते हैं ना, वो अपने ओरिजिन की तरफ वापस जा रहे हैं, वो सिंगल मैन पार्टी, तांगा पार्टी, जो कि हुँ, जिसे हम कहा करते थे, कभी इनकी ज़िंदगी में जी। 3-4 सीटें, तो वो उस तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी देखें कि कराची, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और अर्बन हिस्सा है, इकोनॉमिक हब है, वो इस वक़्त उनको 11 सीटें वहाँ से पकड़ के दी गई थी एमक्यूएम की, जो कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो वो अब सीटें, चूँकि मैंने देखा है पिछले दिनों एमक्यूएम ने अपनी स्ट्रैटेजी में तब्दीली लाए हैं, पतंग उनका निशान है, और वो उन्होंने अपने छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में जलसे बड़े-बड़े करके दिखा दिए कि उनकी पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है। वो अपनी जगह मौजूद हैं, लोग, उनका वोट बैंक मौजूद है, सिर्फ़ अब उनको आज़ादी मिली है, वो आज़ादी से अपनी कैंपेन चला रहे हैं। तो जो कराची की सीटें थी, वो वापस 26 सीटें नहीं तो कम से कम 18, नहीं तो 16 उनको मिलने जा रही हैं, और वो जो किंग मेकर का उनका एक दर्जा था, वो उनको वापस मिलने जाएगा। और उनकी जो प्रायोरिटीज़ और स्ट्रैटेजी है, वो यही है कि पहले हमें उस हुकूमत के साथ मिल के काम करना है, जो मुल्क को इस इकोनॉमिक केओस एंड क्राइसिस से बाहर निकालेगी। तरजीह क्या और है? वो करने पहले वो वाली है नून लीग। नून लीग करने वाली है, तो नून लीग के साथ ताल्लुकात बनाने होंगे, और ज़ाहिर है वो पिछले सेटअप में शहबाज़ शरीफ के साथ थे, अगले सेटअप में भी उनके साथ होंगे। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि स्टेबिलिटी की वजह से शायद हम उस होल में से बाहर निकल आएँ, एमक्यूएम की मदद से और दूसरे दोस्तों की मदद से। तो इसमें मुझे कहीं भी पीटीआई नज़र नहीं आ रही। तो यही, जी। और दूसरी बात ये है कि देखें, वही बात है कि पीटीआई ने जो काम किया है, जो रेड लाइन क्रॉस की है, उसके बाद पीटीआई के खुद समझदार हलके भी अब थोड़ा-सा सॉफ्ट होके पीछे हट गए हैं कि इमरान खान करने क्या जा रहे थे। और तीसरी बात ये है कि जो हम देख रहे हैं कि वो जादू, वज़ीफ़े, तावीज़, जिन्नात, ये सारी चीज़ें, मुल्क इस पे और चल रहा था,
मुल्क जो है वो बुज़दार पे चल रहा था, तो वो अभी इसी वजह से हम तबाही साढ़े 3-4 साल में जो है वो मुल्क की हुई है और उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसा ना हो। तो आप कैसे देखती हैं, कराची की पॉलिटिक्स को मॉनिटर किया है, तो आप कैसा देख रही हैं इस वक़्त जो एमक्यूएम का देखिए एक ग्राफ बढ़ा है? जी, बिल्कुल एमक्यूएम की अगर कराची में बात की जाए तो एमक्यूएम काफ़ी मज़बूत पकड़ रखती है और एक जैसा कि आपने भी कहा कि एक किंग मेकर का किरदार एमक्यूएम अदा करती है पूरे इस पॉलिटिकल गेम में। तो एक बार फिर से वही एक मज़बूत पोज़ीशन में नज़र आ रही है और बहुत अच्छे से उन्होंने ग्राउंड पे कैम्पेनिंग और काफ़ी अच्छा काम करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पिछली बार से ज़्यादा उनकी सीट्स बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और जो एक उन्होंने आपने बताया उनका जो प्राइम एजेंडा है इकोनॉमिक रिवाइवल उसको लेकर जो बातें की जा रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं और नवाज़ शरीफ की अगर बात की जाए तो उन्होंने जब वो उनका पिछला टेन्योर था उसमें भी उनका ये प्राइम एजेंडा था कि पाकिस्तान इकोनॉमी इनफैक्ट फॉरेन पॉलिसी या पड़ोसी मुल्कों से दोस्ती की बात की जाए, भारत से भी अच्छे और बेहतर रिश्ते उन्होंने एक उसकी शुरुआत की थी और आने के बाद भी दोबारा जो अब 4 साल बाद पाकिस्तान उन्होंने वापसी की है, उसमें भी उन्होंने ये वादा किया है कि पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते बेहतर करेंगे। कश्मीर मसले को एक समझदारी से और तरीके से सुलझाने की कोशिश की जाएगी। तो जिसको देखकर ये लग रहा है कि कहीं न कहीं जो आवाम के जो बेसिक इश्यूज़ हैं, जिसमें इकोनॉमी एकदम प्रायोरिटी है क्योंकि अभी जो पाकिस्तान में हालात हैं, उसमें कश्मीर मुद्दा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें जादू-टोना कुछ काम नहीं आ रहा है क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और उनके सामने एक सबसे बड़ा जो मुद्दा इलेक्शन में वो यही रहने वाला है इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक रिवाइवल और ये उम्मीद और ये जो बड़ा अभी फिलहाल उम्मीद की किरण पाकिस्तान के लोगों में नवाज़ शरीफ ही नज़र आ रहे हैं और जिसको लेकर जो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट है उसी को लेकर वो आगे भी बढ़ा रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने पास्ट में इस तरह का काम करके भी दिखाया है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर रही है और इस बार उसी वादे को लेकर शायद ये वादा उम्मीद करते हैं कि उसका वादे को अपना पूरा कर पाएँ और जो पाकिस्तान में अभी क्राइसिस हैं उसमें थोड़ी बेहतरी और तब्दीली नज़र आए और क्योंकि ये आवाम का बेसिक मुद्दा इस बार हालाँकि पहले भी रहता है लेकिन इस बार बहुत पुरज़ोर तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ़ इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक रिवाइवल रहने वाला है और एमक्यूएम का भी यही प्राइम मुद्दा है तो मुझे लगता है कि दोनों का आपस में गठजोड़ रहेगा और आगे हो सकता सूरत-ए-हाल है बेहतरी की तरफ हम चल पड़ें। जी। जी। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया अंबर, आपने मतलब हमारे वहाँ बैठ के अपनी जो एनालिसिस है पेश किया और हम नो चाहते थे प्रॉब्लम। कि एक पर्सपेक्टिव वहाँ से बाहर से, मुल्क के बाहर से आए ताकि लोगों को भी समझ में आए कि दुनिया कैसे देख रही है पाकिस्तान को और क्या उसके मसाइल का सॉल्यूशन है। सो आई रियली एप्रिशिएट यू, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, थैंक यू सो मच। अंबर ज़ैदी हमारे साथ जुड़ी हुई थीं बराह रास्त हिंदुस्तान से और उन्होंने आज पाकिस्तान के कुछ इश्यूज़ पे अपना तजिया और अपनी राय पेश की, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुज़ार भी हैं और चाहते हैं कि ये जो वाक़यात और हालात हैं जिन पे हम आ खड़े हुए हैं, 2024 शुरू होगा तो हो सकता है हम एक अच्छे पाकिस्तान में, मैं ये तो नहीं कहूँगा नए पाकिस्तान में, मैं ये तो नहीं कहूँगा बदलते हुए पाकिस्तान में, पुराना पाकिस्तान सही था, जो जिन्ना साहब का था और वही पाकिस्तान को लेकर आगे हम चलेंगे, अवाम मिलकर पाकिस्तान में रहने वाले और ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक होकर इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉन पॉलिटिकल इश्यूज़ से आप बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वतन की बात करते हुए इसको आगे लेके चलते हैं ताकि हम उस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुज़र के इस एम्बैरेसमेंट से बच जाएँ जो दुनिया में हमें सामना करना पड़ता है। अनीस फ़ारूकी का शो यहीं तक का था, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई और कोशिश कीजिएगा कि शो को लाइक करने के बाद शेयर और शेयर करने के बाद सब्सक्राइब कीजिएगा। यहीं तक का इजाज़त, अनीस फ़ारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।